खास बात इंडिया में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कौमों के उरूज और जवाल का सन्नतों पर क्या असर पड़ता है, इसकी बेहतरीन मिसाल है औरंगाबाद की सिल्क हीमरो सन्नत, जो आज आखिरी सांसें गिन रही है। किसी दौर में दुनिया भर में औरंगाबाद को मुनफरिद शनाख्त दिलाने वाली ये सन्नत आज अपनी शनाख्त खोती जा रही है। एक दौर था जब हजारों बुनकर हुआ करते थे, अब इनकी तादाद दर्जन भर में सिमट कर रह गई है। क्या है वजूहात, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से पायल तक दौलताबाद मुंतकिल किया तो अपने साथ हिमरो सिल्क के फन और फनकार भी ले आए, जिसके नतीजे में औरंगाबाद में कपड़ा और कागज साजी शुरू हुई। फिर औरंगजेब ने इसे परवान चढ़ाया और आसिफ जाही हुकूमत ने हिमरो सिल्क को सनत का दर्जा अता करके उरूज बख्शा। सुकूत हैदराबाद के बाद ये सनत आजमाइशी मराहिल से गुजरी, लेकिन सयाहत के फरोग ने इस सनत में जान डाल दी। औरंगाबाद में इस कारोबार से जुड़े लोग नस्ल दर नस्ल इसे संजोते आए हैं, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल की फ्लाइट का बंद होना हिमरो सनत के लिए सिम कातिल साबित हुआ। 99 में अपने पास एक फ्लाइट चलती थी जो थी दिल्ली, उदयपुर, जयपुर और औरंगाबाद। ये ट्रायंगल से अपने को गोल्डन ट्रायंगल से कनेक्ट करती थी, तो इस पे अपना टूरिज़्म ऑलमोस्ट 50% डिपेंडेंट था। टूरिस्ट नहीं आने से काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है सेल्स के ऊपर, और उसी की वजह से हमें भी मैन्युफैक्चरिंग कम करना पड़ रहा है। वीविंग 1990 की दहाई तक हिमरो सिल्क सनत से हजारों बुनकर वाबस्ता थे, लेकिन वक्त का पहिया कुछ यूं घूमा कि प्रोडक्शन की मांग कम होती गई, और इसीलिए जहां 3 शिफ्टों में काम चलता था वहां एक शिफ्ट में भी काम होने लगा, और मेहनत करने के बावजूद माकूल मुआवजा न मिलने से बुनकर दूसरे छोटे मोटे कारोबार की तरफ रागिब हो गए। और फिर रही सही कसर हुकूमत की पॉलिसीज ने पूरी कर दी। आप औरंगाबाद को ऐसा प्रेजेंट ही नहीं कर रहे कि ये शॉपिंग डेस्टिनेशन है। आप अगर उसको उस लेवल पे बताए कि देखिए औरंगाबाद में बिदरी है, पैठनी है, हिमरो है, आपका घर का ये औरंगाबाद का पैठनी जो है तो आज योला का नाम से जाना जाता है। हिमरो सिल्क की खास बात यह है कि इस फन में मुल्क की तहजीब की अक्कासी होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। उर्दू के मारूफ मुहक्किक, तारीखदां, तरक्की पसंद नक्काद और अफसाना निगार डॉक्टर शांति रंजन भट्टाचार्य का आज 89वां यौम पैदाइश है। बंगाल और उर्दू अदब में अटूट रिश्ता कायम करने वाली इस शख्सियत की ज़िंदगी और खिदमात के बारे में हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। उर्दू ज़बां और उर्दू तहजीब के आशिकों में डॉक्टर शांति रंजन भट्टाचार्य उस शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं जिससे आज की उर्दू नस्ल बहुत कम वाकिफ है, लेकिन जिसके इल्मी, अदबी और तनकीदी कारनामों से उर्दू ज़बान और अदब को बेहद तक़वियत हासिल हुई। शांति रंजन की मादरी ज़बान बंगाली थी, लेकिन कुदरत ने उनसे उनकी अदबी जिंदगी का मंजरनामा बंगाली में नहीं बल्कि उर्दू में तहरीर कराया। उन्होंने शायरी की, अफसाने लिखे, अदबी तारीख नवीसी और तहकीक में अपना लोहा मनवाया, तनकीद के मैदान में कलम दौड़ाया, और ये सारा काम सिर्फ उर्दू में किया। शांति रंजन 24 सितंबर 1930 को मौजूदा बांग्लादेश के जिला फरीदपुर में पैदा हुए। उनके बुजुर्गों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के कन्नौज से था। शांति रंजन की इब्तिदाई तालीम फरीदपुर में शुरू हुई। हैदराबाद आकर दूसरे दर्जे में दाखिल हुए। इसी शहर ने उन्हें उर्दू की तरफ रागिब किया और पहली नजर में ही वो खूबसूरत जबान को दिल दे बैठे। उन्होंने यहाँ तमिल और तेलुगु जबानें भी सीखी, मगर दिलो दिमाग पर उर्दू छाई रही। जब इंटर का इम्तिहान दिया तो मुलाजमत से सुबकदोशी के बाद वालिद उनकी आला तालीम जारी न रख सके। बाद में जाती कोशिशों से ग्रेजुएशन किया और बम्बई के ओरिएंटल कॉलेज से डॉक्टरेट भी कर ली। उर्दू की मोहब्बत उन्हें शायरी की तरफ ले गई और वो गजलें कहने लगे। फिर शायरी से नावल निगारी और अफसाना नवीसी की तरफ आ गए। जिंदगी के हालात फिर बंगाल ले गए, जहां उन्होंने कलकत्ता में मुतरजम की नौकरी कर ली।
तभी उनके अफसानों के 2 मजमुए राह का कांटा और शायर की शादी के उन्वान से मंजर आम पर आ गए और उर्दू के अदबी हलके एक बंगाली की उर्दू अफसाने में महारत को देखकर हैरान रह गए। फिक्शन से डॉक्टर शांति रंजन का जहन तहकीक व तनकीद की तरफ मुड़ा और उन्होंने किताबों का पूरा संसार सजा दिया। उनकी पहली तहकीकी किताब थी बंगाली हिंदुओं की उर्दू खिदमात। इस किताब पर उन्हें हुकूमत बंगाल ने इनाम पेश किया, मगर इससे भी बढ़कर ये हुआ कि उस वक्त के नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अज खुद उन्हें तारीफ व मुबारकबाद का खत लिखा। उर्दू और बंगाल के ताल्लुक से उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। बंगाली जुबानों से उर्दू का रिश्ता, बंगाल में उर्दू के मसाइल, बंगाल में उर्दू जुबान व अदब, गालिब और बंगाल, इकबाल, टैगोर और नजरुल जैसी किताबों की बदौलत उन्होंने उर्दू और बंगाल के रिश्ते को मजबूती दी। 2 जिल्दों में लिखी हुई किताब मुख्तसर तारीख बंगला अदब से उन्होंने उर्दूदा हलकों को बंगाली जुबान के अदब की खसूसियात से रोशनास कराया। आखिरी वक्त में वो टीबी के मर्ज में मुब्तला हो गए थे, लेकिन उर्दू की खिदमत करते रहे। तसनीफ तालीफ में हर वक्त लगे रहने से फिर बीमार रहने लगे और आखिर 15 सितंबर 1993 को उनका इंतकाल हो गया। आज के दौर में उर्दू हलके भले ही डॉक्टर शांति रंजन भट्टाचार्य का जिक्र न करते हों, लेकिन जो अहले इल्म हैं वो उन्हें हमेशा उर्दू के मोहसिन की हैसियत से याद रखेंगे, जो उर्दू वाला न होकर भी जिंदगी भर उर्दू को जीता रहा। अयोध्या तनाज़े की सुप्रीम कोर्ट में 30वें रोज की समाअत मुकम्मल हुई। मुस्लिम फिरीक के वकील राजीव धवन ने आज फिर दोहराया कि 1949 में पता चला कि गर्भगृह में भगवान का नुज़ूल हुआ, लेकिन इससे पहले वहां मूर्ति नहीं थी। उन्होंने हिंदू फिरीक के गवाह की गवाही पढ़ते हुए कहा कि लोग राम चबूतरे के करीब लगी रेलिंग की तरफ जाते थे। मूर्ति गर्भगृह में कैसे गई, इस बारे में उसको मालूमात नहीं है। राजीव धवन की दलीलें आज खत्म हो गई। इनके बाद जफरयाब जिलानी ने दलाइल पेश करना शुरू किए। जफरयाब जिलानी ने 1886 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हुक्म की बिना पर कहा कि राम चबूतरा ही भगवान राम का जन्म स्थान है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद कि जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में भी NRC का अमल शुरू किया जाएगा, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी जमातें मानती हैं कि हुकूमत अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाए रखने के लिए इस अंदाज के कदम उठा रही है। इस अमल और रद्द अमल के माबैन अक़लियती तबके के गरीब और पसमानदा लोगों में तशवीश महसूस की जा रही है। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। आसाम में NRC के जो नतायज सामने आए हैं, उनको लेकर यह कयास आराइयां की जा रही थी कि ये अमल अब रोक दिया जाएगा, लेकिन बरसरे इक़्तिदार जमात के अपने अग़राज़ व मक़ासिद और मंसूबे हैं। लिहाजा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने NRC की तारीफ करते हुए ये वाज़ेह किया कि ज़रूरत पड़ने पर इसे शुरू किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब रद्द अमल भी सामने आने लगे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान पे हंसना भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय ज़रूरत NRC की नहीं है, ज़रूरत यह है कि जो भूखे पेट हैं उनको भरपेट रोटी और जो बेरोज़गार नौजवान हाथों में MA और PhD की डिग्रियां लिए सड़कों पर फिर रहे हैं उनको रोजगार मिले। तो हिंदुस्तान के NRC का अगर कहीं कोई बहुत बुरा रिजल्ट आ सकता था तो वो आसाम में आ सकता था, क्योंकि 1971 की वार की बांग्लादेश के बाद बहुत सारे लोग बुलाए गए, लाए गए, वहाँ बसे, वो एक मसला था। वहाँ क्या निकला? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। इसलिए मुझे लगता है कि NRC को किसी पॉलिटिकल एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है। NRC हमारे देश की एक पॉपुलेशन को बताने वाला एक तरीक़ा है। ये ना हो कि सिर्फ कागज़ की बुनियाद पर, अगर उसके पास कोई कागज़ फौरी तौर पर नहीं है तो आप उसको देशद्रोही या बाहर का रहने वाला साबित कर दें। इसलिए मुझे लगता है कि NRC को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। अगर सरकार इस तरफ गौर करेगी तो ये ज़्यादा बेहतर कदम है। सुफियान निज़ामी ने जिन नुकात की तरफ इशारे किए हैं उन पर गौर व खौस
किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ लोग इसे एक मंसूबाबंद साजिश से भी ताबीर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को मशकूक निगाहों से देखने वाले लोगों के भी अपने ही नजरियात हैं। साहब उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं और कह रहे एनआरसी लागू करेंगे। और जैसे आसाम में एनआरसी लागू हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ौज के अंदर नौकरी कर रहे हैं और 33 साल से फ़ौज की सेवा कर रहे हैं और उनके नाम नहीं है। अगर कोई भी कदम अवाम और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के पेश नज़र उठाया जा रहा है तो इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। लेकिन अहम मसला यही है कि अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई भी अमल शुरू कर देने से ये दुश्वारियां पेश आती हैं। आने वाला वक्त क्या पैगाम लेकर आएगा किसी को नहीं मालूम। ताहम उस तबके में तशवीश जरूर है जो कि 2 वक्त की रोटी कमाने में शब रोज एक कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अध्यात्म रामायण के पहले और मुकम्मल उर्दू मंजूम तर्जुमे की बाज़याफ्त की गई है। गुज़िश्ता 60 बरसों से उर्दू रामायण का ये नायाब नुस्खा गुमनामी का शिकार रहा है। 60 बरस पहले इलाहाबाद की हिंदुस्तानी अकादमी ने अध्यात्म रामायण का मुकम्मल उर्दू मंजूम तर्जुमा शाया किया था। बरसों की गुमनामी के बाद न्यूज़ 18 उर्दू इस नायाब नुस्खे को आपके सामने पेश करने जा रहा है। देखिए मुश्ताक आमिर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तकरीबन 1 सदी पहले कायम होने वाली इलाहाबाद की हिंदुस्तानी अकादमी ने किसी ज़माने में उर्दू की बेहतरीन और नायाब किताबें शाये की थीं। सन 1958 में हिंदुस्तानी अकादमी ने 12वीं सदी ईस्वी की तसनीफ अध्यात्म रामायण का मुकम्मल उर्दू तर्जुमा शाये किया था। अध्यात्म रामायण की एक खूबी ये भी थी कि उर्दू में रामायण का पहला और मुकम्मल मंजूम तर्जुमा था। लेकिन वक्त के साथ साथ रामायण का उर्दू तर्जुमा भी गुमनामी का शिकार हो गया। उसकी एक वजह यह भी रही कि उर्दू में अध्यात्म रामायण का दूसरा एडिशन कभी शाये नहीं किया जा सका। खुद अकादमी के जिम्मेदारान को नहीं मालूम कि उनके इदारे में इल्म का ये नायाब गौहर पोशीदा है। अध्यात्म रामायण तो मूलतः ये 12वीं शताब्दी की रचना है और संस्कृत में, मूल रूप से ये संस्कृत में रही है और इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ तो अध्यात्म रामायण पढ़ते हैं और जैसा कि आपने बताया कि उर्दू में चूँकि तर्जुमा है तो उर्दू के विद्वान उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी के जो पाठक हैं वो अध्यात्म रामायण को न संस्कृत में पढ़ पाएंगे न उर्दू में पढ़ पाएंगे। तो अध्यात्म रामायण ने सबसे ज़्यादा प्रेरणा, कहा जाता है कि तुलसीदास का जो मानस है वो आध्यात्म रामायण से ज़्यादा प्रेरित हुआ। वाल्मीकि रामायण से तो प्रेरणा है ही है क्योंकि वो मूल है, उपजीव्य है। अध्यात्म नारायण की एक खूबी ये भी है कि इसको संस्कृत से बराह रास्त मंजूम उर्दू में तर्जुमा किया गया है। गुज़िश्ता 6 दहाइयों से गुमनामी में रहने वाली इस नायाब किताब से उर्दू का तबका भी तकरीबन अनजान है। किसी ज़माने में हिंदुस्तानी अकादमी ने अपने यहाँ से 2 दर्जन से भी ज़ायद उर्दू में इल्मी और अदबी किताबें शाये की थीं, लेकिन उर्दू अदीबों की मौजूदा नस्ल भी अध्यात्म रामायण से लाइल्म है। उर्दू की जो किताबें हैं उसका रीपब्लिकेशन होना चाहिए और कुछ किताबें ऐसी हैं उर्दू की कि उसको हिंदी रस्मुल ख़त में भी शाये होना चाहिए, क्योंकि साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन जिसको कहते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ या कंपैरेटिव लिटरेचर, उसकी इशाअत बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तानी अकादमी के जिम्मेदारान के इल्म में आने के बाद अध्यात्म नारायण की असर नौ इशाअत की बात कही जा रही है। अध्यात्म नारायण की तारीखी और इल्मी हैसियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उर्दू ज़ुबान में रामायण का ये पहला मुकम्मल मंजूम तर्जुमा है। 60 बरसों की गुमनामी के बाद न्यूज़ 18 उर्दू आपके सामने इस नायाब किताब को पेश करने की खिदमत अंजाम दे रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। बेमौसम बारिश ने प्याज की फसल को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसके नतीजे में प्याज को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लोकल मार्केट में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। लखनऊ की सब्जी मंडियों में भी प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का असर साफ नजर आ रहा है।
शोभा कॉमर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तान में सयाहत के शोबे के लिए दरकार हुनर और रुझानात के मौजू पर हफ्त रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने AMU में सयाहत का अलहदा शोबा कायम किए जाने का ऐलान किया। इनका कहना था कि AMU में सयाहत का अलग शोबा कायम होना वक्त का तकाजा है, क्योंकि सयाहत में रोज़गार के काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी में हुए इस ऐलान से तलबा और तालिबात में खुशी की लहर है। इनका कहना है कि ये ऐलान काफ़ी पहले होना था, लेकिन अब ऐलान हुआ है जो हमारे लिए खुश आइंद है। टूरिज़्म एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया में, बिकॉज़ इंडिया में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बिजनेस लाता है और इकोनॉमी को भी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोर्स है, ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है और बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है इस सेक्टर से। तो आगे जैसे VC सर ने आज कहा है कि हमारे लिए नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी खाली टूरिज़्म के बच्चों के लिए और टूरिज़्म सेक्टर के लिए इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। इनफैक्ट ये बहुत चीज़ पहले हो जानी चाहिए, स्टेप बहुत पहले हमारे अथॉरिटीज़ में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एंड हम बहुत खुश हैं कि वाइस चांसलर सर ने इस चीज़ को अप्रूव करके इसको इम्पोर्टेंस दी है। एंड इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू दिस एंड हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हम उस चीज़ का हिस्सा होंगे और हमारे लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, हमारे लिए और कोर्सेज बन जाएंगे हमारे टूरिज़्म उसके लिए। बिकॉज क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारे में हमारे सिर्फ एक मास्टर्स का कोर्स है, हमारे लिए बैचलर कोर्सेज और उनकी शुरुआत हो जाएगी, कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे। तालीम के लिए मुल्क भर में कोशिशें जारी हैं, लोगों में बेदारी लाई जा रही है, जलसे मुनाकिद किए जा रहे हैं और फाउंडेशन कायम किए जा रहे हैं। लेकिन कानपुर में एक चाय वाले मोहम्मद महबूब मलिक ने तालीमी मैदान में इंतहाई काबिल सताइश कोशिश की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैंने PPN से हाई स्कूल करा हुआ है और हाई स्कूल मैंने किस परिस्थितियों में करा है, मैं उससे हालात से गुजरा हूँ। कानपुर के कल्याणपुर शारदा नगर इलाके के रहने वाले मोहम्मद महबूब मलिक ने खुद तो तंगी और मुफलिसी में जिंदगी गुजारी, जिसकी वजह से वो सिर्फ हाई स्कूल तक तालीम हासिल कर पाए। लेकिन मुआशरे में तालीम को फरोग देने के लिए उन्होंने गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। और अब उन्होंने माँ तुझे सलाम के नाम से एक स्कूल भी खोल लिया है, जहां प्राइमरी के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। इसके अलावा ड्रेस और किताबें भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। महबूब का कहना है कि चाय बेचकर जो भी आमदनी होती है उसका 80% स्कूल के अखराजात में सर्फ करते हैं। किराए के एक मकान से उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए तालीम की शम्मा जरूर रोशन करती है। कि मैंने PPN से हाई स्कूल करा हुआ है और हाई स्कूल मैंने किस परिस्थितियों में करा है, मैं उससे हालात से गुजरा हूँ। कहीं ना कहीं पैसों की कमी कारण घर में इतने पैसे नहीं थे कि मेरे को शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। तो हालात देखते हुए मेरे मन में आया कि मैं नहीं पढ़ सका तो अपने उन भाइयों को पढ़ाऊँगा जो शिक्षा से वंचित हैं। एक छोटी सी चाय की दुकान है जिसमें मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ। कठिन तो है सर, कहना तो बहुत मुश्किल है कैसे कर लेते हैं, क्योंकि रात दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा सा पैसा आता है। अपने से खर्चे से काट के 80% मैं उसका पैसा इन बच्चों की शिक्षा के लिए लगाता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर कोई पढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं परवरदिगार हमें कहीं ना कहीं ऊपर अल्लाह जन्नत देगा। 1000 रुपये और पढ़ाना हमारा शौक़ भी है और हम आगे चल के वैसे भी टीचर ही बनना चाहते हैं और यहाँ बच्चे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ाना। कितना आपको कैसा लगता है? क्या पढ़ते हैं यहाँ पर आकर? बताइए। पढ़ा ABCD। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? PG में। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। बच्चों के वालिदैन भी महबूब के जरिए कायम किए गए स्कूल की तालीम से मुतमईन हैं। वही महबूब का कहना है कि तालीम के लिए सिर्फ ऐलानात करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अमली तौर पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। कुछ नहीं, फीस फ्री है यहाँ पे, ड्रेस किताबें सब फ्री है। ड्रेस भी फ्री मिली है हमको, बदनाती को हमारे की बुक्स भी फ्री मिली है हमारी बदनाती को। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, माना कि इस समी को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम।
न्यूज 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप स्वेता की रिपोर्ट। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।